Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGS 185. I hope आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है. अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com का लिंक दिया गया है. आप उस पर क्लिक करके गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. यहाँ पर आकर आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGS 185, उस पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो. अगर आपका क्वेरीज है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा नंबर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन. कुछ चिल्ड्रन कुछ स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज फेस करते हैं. मतलब उनको रीड करने में प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है. उनको सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आता है, वर्ड्स रीड करने में प्रॉब्लम होता है, लेटर्स को वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, स्पेलिंग मिस्टेक करते. तो ये सारा डिफिकल्टीज वो लोग फेस करते हैं जब वो रीड करते हैं. तो वो रीडिंग डिफिकल्टीज क्या है एंड उसका सोल्यूशन क्या है. नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम. क्लासरूम में मॉनिटरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, टीचर स्टूडेंट्स को कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कितना मॉनिटर कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. टीचर के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी. टीचर को भी समझ में आता है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, एंड स्टूडेंट्स को भी आसानी होती है कि वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते टीचर के साथ. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईआरएफ स्ट्रक्चर क्या है, एंड आईआरएफ स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉब्लम्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आईआरएफ स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन मतलब कौन से चिल्ड्रन, मतलब उनका सोशल जो इन्वायरमेंट, उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल कंडीशन, उन लोगों को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है. तो वो लोग बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में. तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते, क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन एंड देयर रेमेडिएशन. रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर लर्निंग इन स्कूल. रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट एक स्किल होता है लर्निंग के लिए. However, some children face difficulties while learning to read. लेकिन कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि वो लोग रीड करने के टाइम कुछ डिफिकल्टीज प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड इस प्रॉब्लम को ही बोला जाता है स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज. दीज प्रॉब्लम्स आर, ये जो डिफिकल्टीज वो लोग फेस करते हैं, इसको ही बोला जाता है स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज. चिल्ड्रेन विद दीज डिफिकल्टीज मे बी इंटेलिजेंट. हो सकता है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वो लोग स्ट्रगल करते, रीडिंग वर्ड्स, वर्ड्स पढ़ने में स्ट्रगल करते, सेंटेंस समझने में स्ट्रगल करते, एंड लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. वन कॉमन रीडिंग डिसऑर्डर इज डिसलेक्सिया. एक कॉमन एक डिसऑर्डर है जिसको बोला जाता है डिसलेक्सिया. इस वजह से क्या होता है, जो एबिलिटी होता है, रीडिंग का जो एबिलिटी होता है, वो उसको अफेक्ट करता है. आप अच्छे से रीड नहीं कर पाते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो बहुत ज्यादा. तो डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करते हैं चिल्ड्रन. Difficulty in recognizing letters and words. Some children cannot easily recognize letters or connect them with their sounds. कुछ चिल्ड्रन अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते लेटर्स को, मतलब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर सिमिलर लेटर अगर हो, लाइक बी एंड डी, पी एंड क्यू, ऐसे अगर सिमिलर लेटर अगर हो तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बी के जगह डी पढ़ लेते, डी के जगह बी पढ़ लेते, पी के जगह क्यू पढ़ लेते, क्यू के जगह पी पढ़ लेते, ऐसे. नेक्स्ट जो डिफिकल्टी फेस करते हैं वो है स्लो एंड इनएक्यूरेट रीडिंग. वो लोग बहुत स्लोली रीड करते. चिल्ड्रेन विद रीडिंग डिफिकल्टीज रीड वेरी स्लोली एंड ऑफन मेक मिस्टेक्स.
वो लोग बहुत स्लोली रीड करते हैं एंड मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं। दे में स्किप वर्ड्स, वर्ड्स को स्किप करते, लाइंस को रिपीट करते एंड गेस वर्ड्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग देम प्रॉपरली। एंड उसको अच्छे से प्रॉपरली रीड ना करके वो लोग वर्ड को गेस करते। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है कंपनी तो वो लोग गेस करेंगे कि वो कंपनियन है। तो ऐसे वो लोग वर्ड्स को गेस करते। नेक्स्ट जो डिफिकल्टी है वो है पुअर प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। They may find it difficult to pronounce words correctly and often spell words incorrectly. उन लोगों में प्रोनाउंसिएशन का एक प्रॉब्लम होता है, वो लोग फेस करते वर्ड्स को वो लोग अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ठीक है, एंड उस वजह से क्या होता है कि अगर आप वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे रीड। वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनको जो कॉन्टेक्स्ट का जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। इवन इफ दे कैन रीड द वर्ड्स, वो लोग वर्ड्स तो पढ़ रहे, लाइन को तो पढ़ रहे, लेकिन दे मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, लेकिन उनको टेक्स्ट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। दिस अफेक्ट्स देयर लर्निंग इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। इस वजह से लर्निंग में भी दिक्कत आ रही है, लर्निंग में प्रॉब्लम हो रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग, वो लोग इतना डिफिकल्टी फेस करते हैं, इस वजह से वो लोग इंटरेस्ट लैक करते, उनको पढ़ने का मन नहीं होता है। बिकॉज रीडिंग बिकम स्ट्रेसफुल, चिल्ड्रेन में लूज इंटरेस्ट इन बुक्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। उन लोगों के लिए रीडिंग इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, वो लोग अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे, लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है। इसलिए उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी लूज हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो ये तो रहा प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्टीज है जो कि चिल्ड्रेन फेस करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अगर आप अर्ली स्टेज पे अगर आप डिटेक्ट कर लोगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपका रीडिंग प्रॉब्लम्स है, तो क्या होगा कि टीचर्स आपको सपोर्ट कर पाएंगे, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड आइडेंटिफाई रीडिंग प्रॉब्लम्स एट एन अर्ली एज। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स को ये आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे में एक रीडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्ली सपोर्ट हेल्प्स चिल्ड्रेन इम्प्रूव फास्टर। अर्ली सपोर्ट ही चिल्ड्रेन को हेल्प करेगा कि वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव कर पाएगा। नेक्स्ट है फोनिक्स बेस्ड टीचिंग। ये क्या होता है? फोनिक्स बेस्ड टीचिंग बेसिकली ये बच्चों को ये समझाया जाता है, स्टूडेंट्स को ये समझाया जाता है द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। लेटर्स एंड साउंड्स को कैसे कनेक्ट करना है। मतलब if I'm talking about cat, then I will say cat. If I'm talking uh, sun, I will say sun. तो ये समझाया जाता है स्टूडेंट्स को कि लेटर्स एंड साउंड्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे। द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स हेल्प देम रीड वर्ड्स मोर इजीली। नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन? प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर आपको आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करना है, एक स्टूडेंट को अगर अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा? आपको रीड करना होगा, बुक्स रीड करना होगा। रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस विथ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग बुक्स हेल्प्स इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। रिपीटेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। ज्यादा अगर आप रिपीट करोगे एक चीज को बार बार तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आप फ्लुएंट हो पाओगे। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ विजुअल एंड ऑडियो एड्स। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर्स का यूज करना, फ्लैश कार्ड्स का यूज करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का यूज करना कैन मेक रीडिंग इजियर। इस वजह से रीडिंग जो है वो इजी हो सकता है ना, इंजॉयबल भी हो सकता है चिल्ड्रन के लिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन। आपको इंडिविजुअली आपको अटेंशन देना पड़ेगा एक एक चिल्ड्रन को। वन टू वन डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप टीचिंग,
Children with reading difficulties often need special guidance from teachers or parents. टीचर्स एंड पेरेंट्स को उनको स्पेशल गाइडेंस देना पड़ेगा. स्मॉल ग्रुप टीचिंग और वन टू वन सपोर्ट कैन हेल्प देम लर्न बेटर. स्मॉल ग्रुप टीचिंग और छोटा छोटा ग्रुप बना के अगर आप टीच करोगे, पढ़ाओगे, वन टू वन सपोर्ट अगर इंडिविजुअली अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो लोग अच्छे से सीख पाएंगे. नेक्स्ट जो है वो है इनकरेज करना होगा एंड उन लोगों को पॉजिटिव सपोर्ट देना पड़ेगा. चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज्ड एंड प्रेज्ड फॉर देयर एफर्ट्स. वो लोग जो भी पढ़ रहे, जो भी कर रहे, उसके लिए प्रेज करना होगा, एनकरेज करना होगा, मोटिवेट करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव सपोर्ट इंक्रीजेस देयर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू रीड. पॉजिटिव सपोर्ट ही उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एंड उनको भी मोटिवेशन मिलेगा. Conclusion. Specific reading difficulties are common among many children. बहुत सारे children ये specific reading difficulties face करते, लेकिन with proper guidance and teaching methods they can be improved. वो improve हो सकता है. Early identification, special teaching strategies, and continuous encouragement play an important role in helping children overcome reading problems and become confident readers. अगर आप जल्दी अर्ली स्टेज पे अगर आइडेंटिफाई कर लोगे, टीचिंग स्ट्रैटेजीज कुछ स्पेशल टीचिंग स्ट्रैटेजीज की मदद से कंटिन्यूअसली एनकरेज अगर करोगे तो ये सारा कुछ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इससे हेल्प होता है कि चिल्ड्रन जल्दी से जल्दी ओवरकम कर पाए अपना रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फिडेंट रीडर बन सके. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम. Monitoring in the classroom means that the teacher carefully observes students while they are learning and doing activities. Classroom में monitor करना मतलब teacher carefully observe कर रहा है students को कि वो लोग कितना सीख रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं and वो लोग क्या क्या activity कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं classroom में वो लोग. It helps the teacher understand how well students are learning and whether they are facing any problems. ये इससे क्या होता है, टीचर को हेल्प होता है. टीचर अच्छे से समझ पाते हैं कि स्टूडेंट्स कितना सीख पा रहा है, कैसे सीख पा रहा है, और अगर वो लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे तो टीचर तुरंत के तुरंत उसको डिस्कस कर सकते हैं. Classroom monitoring is an important part of effective teaching because it helps improve both teaching and learning. Classroom monitoring एक बहुत ही ज़्यादा एक important part है teaching का, क्योंकि इससे help होता है, टीचर को भी help होता है, स्टूडेंट को भी help होता है, तो ये टीचिंग और लर्निंग दोनों को ही improve करता है. तो पर्पस अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये एक मेन एक पर्पस है, वन ऑफ द मेन पर्पस मॉनिटरिंग का एक वन ऑफ द मेन पर्पस है कि स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लेवल है उसको अच्छे से समझना. By observing students during class activities, the teacher can see whether they understand the lesson or not. अगर स्टूडेंट्स को वो अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे, स्टूडेंट्स क्या एक्टिविटी कर रहे, क्या कर रहे, तो टीचर को मदद होता है कि टीचर को समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं. इफ सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, अगर स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, द टीचर कैन एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन इन अ सिंपलर वे. टीचर सिंपल वे में टॉपिक को डिस्कस कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते. इससे क्या हेल्प होता है, सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होता है, वो लोग टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं. नेक्स्ट जो पर्पस है वो है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज. मॉनिटरिंग हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस व्हाइल लर्निंग. मॉनिटरिंग से क्या होता है, टीचर को हेल्प होता है कि टीचर इजीली आइडेंटिफाई कर पाते कि स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे लर्निंग के टाइम पे. Some students may struggle with reading, writing or understanding instructions. कुछ स्टूडेंट रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग में उनका प्रॉब्लम फेस, वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि कुछ स्टूडेंट में रीडिंग डिफिकल्टीज रहता है, तो अगर टीचर अगर अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है. वो रीडिंग रीडिंग में वो
रीडिंग अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, वो राइटिंग में वो अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, राइटिंग उसको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहे तो वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, तो टीचर को ये समझ में आता है। व्हेन टीचर्स मॉनिटर क्लोजली, टीचर अगर अच्छे से अगर मॉनिटर करे तो वो अच्छे से नोटिस कर सकते, क्विकली नोटिस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड उनको एक्स्ट्रा एक हेल्प प्रोवाइड कर सकते। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हेल्प्स स्टूडेंट्स improve their परफॉर्मेंस। अगर जल्दी अगर प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे स्टूडेंट्स को हेल्प होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस हेल्प कर सके, सॉरी इम्प्रूव कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एंगेजमेंट। Classroom monitoring also helps maintain discipline and keep students focused on their work. अगर पूरे क्लासरूम को अगर टीचर अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा, क्लासरूम जो है वो एकदम शांत होगा क्लासरूम, तो स्टूडेंट्स अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने टास्क में। When teachers move around the classroom and observe students, learners stay attentive and participate actively in activities. Teachers अगर क्लासरूम में अच्छे से ऑब्जर्व करे, इधर उधर क्लासरूम में घूमे एंड स्टूडेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करे, तो लर्नर्स जो है वो अटेंटिव रहेंगे एंड एक्टिवली वो लोग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं होगा डिस्ट्रैक्शंस, एंड स्टूडेंट को भी एक encouragement मिलेगा कि वो लोग भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे उनके टास्क के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक। Another important benefit of monitoring is that it allows teachers to give immediate feedback. और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है मॉनिटरिंग का कि ये टीचर को अलाउ करते हैं कि वो तुरंत की तुरंत फीडबैक प्रोवाइड करे, जल्दी फीडबैक प्रोवाइड करे। अगर स्टूडेंट अगर कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, कुछ भी चल रहा है क्लासरूम में, तो टीचर क्या उन उसको बोल सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक फीडबैक दे सकते हैं। इफ अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक द टीचर कैन करेक्ट इट इंस्टेंटली। Immediate feedback helps students learn from their mistakes and understand the correct way of doing things. Immediately अगर आपको feedback मिल जाए students को, तो वो अपने mistake से कुछ सीख सकते हैं ताकि आगे जाके वो mistake ना हो, and वो भी उनको भी समझ में आए कि the correct way of doing things आप अच्छे से कैसे कर सकते हो। इससे improve होगा उनका learning process जो है वो improve होगा। Next जो है वो है encouraging participation. Monitoring encourages students to participate in classroom activities. Observing और monitoring student को encourage करता है कि वो classroom activities में actively participate करें. When teachers observe group work, discussions or individual tasks, students feel supported and motivated to share their ideas. अगर टीचर जब ऑब्जर्व करे, ग्रुप में आप जो भी काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, या फिर आप खुद कुछ कर रहे हो, तो टीचर अगर आपको अच्छे से ऑब्जर्व करे, सपोर्ट करे, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो लोग भी सपोर्टेड फील करते, मोटिवेटेड फील करते हैं, वो भी अपने आइडियाज को शेयर कर पाते। ये जो है वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, जहाँ पर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील कर सकते हैं एंड अपने जो आइडियाज है उसको भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। मॉनिटरिंग ऑल्सो हेल्प्स टीचर्स इवेल्युएट देयर टीचिंग मेथड्स। मॉनिटरिंग से टीचर को भी हेल्प होता है, वो भी अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते। If many students are struggling with a particular topic, the teacher may realize that the teaching method needs improvement. अगर एक टॉपिक में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आते, नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से टीचर को भी ये रियलाइजेशन होता है कि टीचिंग मेथड में ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ही इम्प्रूव करना है कुछ। द टीचर कैन देन चेंज द अप्रोच। वो अपना जो अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग अप्रोच है, उसको चेंज कर सकते, एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते
एक्टिविटीज इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक द लेसन क्लियरर, ताकि जो टॉपिक है, लेसन है, वो सबको समझ में आए। Conclusion. In conclusion, monitoring is an essential part of classroom teaching. Monitoring classroom teaching का एक बहुत ही ज़्यादा important एक part है। इससे टीचर्स को भी हेल्प होता है, टीचर्स समझ पाते हैं स्टूडेंट्स का जो लर्निंग लेवल है उसको समझ पाते हैं, डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है एंड वो लोग फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट ऑल्सो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव्स टीचिंग मेथड्स। ये पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज करता है, आप पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, ग्रुप एक्टिविटी जो होता है, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप वर्क चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड उस वजह से इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, इससे टीचिंग मेथड्स भी इम्प्रूव होता है। Therefore, effective classroom monitoring plays a vital role in creating a successful and supportive learning environment. इफेक्टिव जो एक क्लासरूम मॉनिटरिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सक्सेसफुल एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, so our next question is what is IRF structure, what are its problems? IRF structure क्या है? IRF structure stands for I for initiation, R for response and A for feedback. It is a common pattern of communication used in classrooms between teachers and students. Teachers and students के बीच में जो बातचीत होता है, इंटरेक्शन जो होता है, तो कम्युनिकेशन के टाइम पे क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के टाइम पे जो मेथड यूज होता है, पैटर्न जो यूज होता है, उसको ही आईआरएफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब टीचर कुछ इनिशिएट करते, कुछ क्वेश्चन आपको पूछते, कुछ क्वेश्चन आपको इनिशिएट करते, फिर आप उसका रिस्पॉन्ड करते हो एंड फिर टीचर आपको फीडबैक देते हैं। So this structure was explained by education researchers such as John Sinclair and Malcolm Coulthard. तो ये जो स्ट्रक्चर है आरएफ स्ट्रक्चर, ये एक्सप्लेन किया गया है एजुकेशन रिसर्चर्स के द्वारा, लाइक जॉन सिंक्लियर एंड मैल्कम कॉल्थर्ड के द्वारा। It helps teachers organize classroom discussions and check whether students understand the lesson. इससे टीचर्स को हेल्प होता है कि वो जो क्लासरूम डिस्कशंस चल रहा है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करे एंड स्टूडेंट्स को टॉपिक लेसन समझ में आ रहा है या नहीं ये भी चेक कर सकते। तो आई फॉर इनिशिएशन, द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन when the teacher starts the interaction, जहाँ पे टीचर स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन, टीचर पहले आपको क्वेश्चन पूछते हैं। यूजुअली द टीचर आस्क अ क्वेश्चन, गिव्स अ टास्क और इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक। जहाँ पर टीचर कुछ क्वेश्चन आपको पूछते या फिर कुछ टास्क आपको देते या फिर कुछ एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करते। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर में आस्क, फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको पूछ सकते कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है। दिस क्वेश्चन एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे, पहले सोचेंगे कि हाँ इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो आर फॉर रिस्पॉन्स, द सेकेंड स्टेप इज रिस्पॉन्स। इन दिस स्टेज अ स्टूडेंट आंसर्स द टीचर्स क्वेश्चन और रिएक्ट्स टू द टास्क। ये जो सेकेंड स्टेप है उसमें आप स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे। इस स्टेज में स्टूडेंट टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका उस पे वो रिएक्ट करेंगे, वो आंसर करेंगे। और स्टूडेंट में रिप्लाई, वो रिप्लाई कर सकता है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। दिस शोज द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। IRF, इफ मतलब फीडबैक। द थर्ड स्टेप इज फीडबैक। पहले टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपने जवाब दे दिया, अभी टीचर फीडबैक देंगे कि आपने ठीक दिया या फिर गलत दिया है, या फिर उनको अगर कुछ फर्दर अगर कुछ एक्सप्लेन करना है वो भी वो एक्सप्लेन कर सकते। हियर द टीचर कमेंट्स ऑन द स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। यहाँ पे टीचर कमेंट करते हैं कि आपने जो भी रेस्पॉन्स किया है
उस पे टीचर कमेंट करते हैं। द टीचर मे से वेदर द आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड मे आल्सो एक्सप्लेन फर्दर। टीचर यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, गलत है, एंड वो फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीचर मे से yes that is correct. Sometimes the teacher also adds extra information on correct mistakes. कभी कभी टीचर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपने कुछ गलत बोला है तो आपको ठीक भी करवा सकते हैं। तो आईआरएम स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंपल ऑर्डर फॉलो करता है, जहाँ पर टीचर पहले आपसे पूछते सवाल स्टूडेंट से, फिर आप आंसर करते हो, फिर टीचर आपको फीडबैक देते हैं कि हाँ तुमने ठीक बोला है या फिर गलत बोला है। लेकिन ये आईआरएम स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्या क्या प्रॉब्लम है? इट हैज सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो है वो है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। One major problem is that the IRF pattern makes the classroom teacher centered. ये एक बहुत ही एक मेजर एक प्रॉब्लम है कि आईआरएफ जो पैटर्न है वो क्लासरूम को बहुत ज़्यादा टीचर सेंटर्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स को एंड स्टूडेंट्स उसको आंसर कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ही लिमिटेड हो रहा है, जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रहा है। स्टूडेंट को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि वो अपना जो आइडिया है, थॉट्स जो है वो टीचर के साथ शेयर करे। तो टीचर कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, टीचर ही कंट्रोल कर रहे पूरा जो कन्वर्सेशन है, वाइल स्टूडेंट्स मेनली रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, जहाँ पर स्टूडेंट मेनली रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस। इससे स्टूडेंट्स का जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिट हो रहा है टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली, दे कांट एक्सप्रेस देयर आइडियाज। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो लिमिट हो रहा है, लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इन मेनी केस ओनली वन स्टूडेंट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाइल अदर्स रिमेन साइलेंट। ज्यादातर टाइम ऐसा देखा जाता है कि एक ही स्टूडेंट सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है एंड बाकी सब लोग एकदम साइलेंट है। As a result, not all students get equal chances to participate in the discussion. इस वजह से क्या हो रहा है कि सारे क्लास के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे डिस्कशन में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है फोकस ऑन शॉर्ट आंसर। द आईआरएफ स्ट्रक्चर ऑफन encourages short and direct answer instead of detailed explanation. जो ये आईआरएफ स्ट्रक्चर है, जो ये पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप आंसर कर रहे हो। टीचर ने आपको कुछ पूछा, आप जस्ट उसका आंसर कर रहे हो, लेकिन डिटेल में आप कुछ नहीं बता रहे हो। स्टूडेंट्स में फोकस ऑन गिविंग द करेक्ट आंसर rather देन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक डीपली। स्टूडेंट फोकस करते हैं कि जस्ट उनको करेक्ट आंसर देना है, वो टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आए ना आए, लेकिन उनको जस्ट करेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लेस क्रिटिकल थिंकिंग। बिकॉज द टीचर ऑलरेडी नोज द आंसर, जैसे कि टीचर को ऑलरेडी पता होता है कि आंसर क्या है, स्टूडेंट्स में सिंपली ट्राई टू गेस व्हाट द टीचर वांट्स। स्टूडेंट ये ट्राई करते, गेस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ टीचर को क्या चाहिए, टीचर को कितना चाहिए। इस वजह से क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। In this pattern, इस pattern में interaction mainly happens between teacher and student, not among students themselves. इस pattern में teacher and student के बीच में बातचीत हो रहा है। इस वजह से सारा जो क्लास में जो जितने स्टूडेंट्स बैठे उन लोग के बीच में बातचीत नहीं हो पा रहे, टॉपिक के लिए टॉपिक के बारे में वो लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे। ग्रुप डिस्कशंस एंड पीयर लर्निंग आर लिमिटेड। इस वजह से जो ग्रुप डिस्कशन है, पीयर लर्निंग है, वो लिमिटेड हो रहा है। Next is conclusion. The IRIP structure is a simple and widely used classroom interaction pattern that helps teachers check students' understanding. ये जो IRIP structure है ये एक simple है and widely used, बहुत जगह ये use होता है, ये जो classroom interaction pattern है। इससे help होता है कि teacher students का जो understanding है उसको check कर सकते। लेकिन however it also make the classroom teacher centered.
लेकिन इस वजह से क्लासरूम जो हो रहा है वो टीचर सेंटर्ड हो रहा है एंड लिमिट स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्टूडेंट्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको लिमिट कर रहा है एंड क्रिटिकल थिंकिंग को भी लिमिट कर रहा है, वो अलग से नहीं कुछ सोच रहे। Teachers should combine IRF with other interactive methods like group discussions and activities to make learning more effective. टीचर को IRF तो वो फॉलो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन IRF के साथ कुछ और इंटरैक्टिव मेथड्स उनको फॉलो करना चाहिए, लाइक ग्रुप डिस्कशन उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी जो कि लर्निंग जो है वो एंजॉयबल हो एंड ज़्यादा इफेक्टिव हो स्टूडेंट्स के लिए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the characteristics of underprivileged children? Underprivileged children की characteristics क्या है? Underprivileged children are those who grow up in difficult social, economic and educational conditions. जिन लोगों का social environment, financial condition, educational condition वो अच्छा नहीं होता है, difficulty face करते हैं basically. They usually belong to families with low income and limited resources. उन लोगों के पास उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है एंड लो इनकम ग्रुप जो है वही है अंडर प्रिविलेज्ड। बिकॉज ऑफ poverty, lack of opportunities and poor living conditions, these children often face many challenges in their development and education. पॉवर्टी के वजह से उनके पास उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है एंड उनका जो लिविंग कंडीशन है, घर नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, बेड नहीं है, तो इस वजह से वो लोग बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहे, उनके डेवलपमेंट में, एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे। देयर एनवायरमेंट अफेक्ट्स देयर फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। उन लोगों का जो एनवायरमेंट है, आसपास का जो भी माहौल है, उस वजह से उनका जो फिजिकल ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसमें भी अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इज दैट दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज, मतलब लो इनकम ग्रुप जो है। देयर पेरेंट्स मे हैव लो पेइंग जॉब्स और मे इवन बी अनएम्प्लॉयड। उनके जो पेरेंट्स है वो शायद अनएम्प्लॉयड है या फिर उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, मतलब जॉब जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो पेइंग है। Due to financial problems, these children may not have access to proper food, clothing, books and other educational materials. फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों के पास उतना पैसे नहीं है कि वो लोग अच्छे से खाना खाए, अच्छे से कपड़े पहने, बुक्स खरीदे, इसलिए उन लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। Sometimes they are forced to work at a young age to support their families. कभी कभी उनको फोर्स किया जाता है कि तुम यंग एज में ही तुम काम करो, घरों में जाकर तुम काम करो। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैक ऑफ एजुकेशनल सपोर्ट। Underprivileged children often do not get proper support for education at home. वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे पढ़ाई करें, उसके लिए भी उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। Many parents may be illiterate. वो लोग उन पढ़ना नहीं आता है उन लोगों को। May not understand the importance of schooling. उन लोगों को खुद को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि स्कूलिंग का मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। एज अ रिजल्ट उस वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रेन डू नॉट रिसीव हेल्प विथ होमवर्क, गाइडेंस और encouragement फॉर लर्निंग। इसलिए चिल्ड्रेन जो है उनको होमवर्क के लिए कोई हेल्प नहीं कर पाते, उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं देते, एनकरेजमेंट कोई नहीं देते एंड दिस कैन अफेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस इन स्कूल। इस वजह से उनको भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है कि वो लोग अच्छा परफॉर्म करें स्कूल में। नेक्स्ट जो है पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज पुअर हेल्थ। नेक्स्ट जो है वो लोग बहुत मतलब अनहाइजेनिक, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, इसलिए हेल्थ में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। Many underprivileged children suffer from malnutrition because they do not get enough nutritious food. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिन लोगों के पास उतना उन लोग
पैसा नहीं है कि वो प्रॉपर खाना वो खरीदे एंड प्रॉपर खाना वो खाए। तो इस वजह से उनका जो हेल्थ है उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। They may also live in unhealthy environments with poor sanitation and limited medical care. उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए या फिर हाइजीन मेंटेन करे। तो इस वजह से वो भी एक प्रॉब्लम है, एक अनहेल्दी सिचुएशन में वो लोग रह रहे। सो दिस अफेक्ट्स देयर फिजिकल ग्रोथ, एनर्जी लेवल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। इससे भी वो लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी स्टडी पे। नेक्स्ट जो है वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन में डेवलप लो सेल्फ एस्टीम एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दे मे फील inferior टू अदर चिल्ड्रेन हु कम फ्रॉम बेटर बैकग्राउंड्स। उन लोगों का लगता है कि वो मुझसे अच्छा है, मैं उससे बहुत कम हूँ, ये सब कुछ लगता है। तो इसलिए दे लैक कॉन्फिडेंस। Because of social discrimination or economic hardship, they may hesitate to participate in classroom activities or express their ideas. जो सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अच्छा तुम पुअर हो, तुम रिच हो, तुम मिडिल क्लास हो। और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, इस वजह से वो लोग भी हेजिटेट करते हैं कि वो लोग भी क्लासरूम के कोई भी एक्टिविटीज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उन लोगों का जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से। लिमिटेड एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज। These children usually have limited exposure to books, technology, cultural activities and educational experiences. जैसे कि उन लोगों का जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, खाना उनको प्रॉपरली नहीं मिलता है, पैसा नहीं है, तो इस वजह से वो लोग बुक्स अलग से नहीं खरीद पाते। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, कल्चरल एक्टिविटी में भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। Their environment may not provide opportunities for creativity, learning and personal development. उन लोगों का जो environment है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता है क्रिएटिविटी के लिए, लर्निंग के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से क्या हो रहा है, उनका जो नॉलेज है एंड स्किल है में डेवलप मोर स्लोली कंपेयर टू अदर चिल्ड्रेन। उन लोगों का जो नॉलेज स्किल है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। Underprivileged children may also face emotional stress due to family problems, poverty and lack of parental attention. Parents उतना attention नहीं देते, poverty की वजह से, family problems की वजह से वो लोग हर वक्त stress में रहते, एक emotional stress face करते। Some may feel neglected, insecure or anxious. कुछ तो neglected feel करते, insecure feel करते। These conditions can affect their behavior and relationship with others. इस वजह से उन लोगों का जो behavior है उस पे भी एक effect पड़ता है, and उन लोगों का जो relationship है दूसरे बच्चों से उस पे भी एक effect पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है कंक्लूशन। इन कंक्लूशन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन फेस मेनी चैलेंजेस दैट अफेक्ट देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा वो चैलेंज फेस करते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, उस वजह से उनका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें भी इफेक्ट होता है। पोवर्टी की वजह से लैक ऑफ एजुकेशन, उतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना एजुकेशन पूरा करे। हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है अच्छे से। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत लिमिटेड है। क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन देयर ग्रोथ। देयरफॉर teachers, parents and society must work together to provide proper support, care and educational opportunities so that these children can develop their abilities and lead a better life. टीचर को, पेरेंट्स को एंड सोसाइटी को, हम सब लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा कि ताकि हम लोग उनको हेल्प कर पाए, उन लोगों को एक प्रॉपर सपोर्ट केयर दे पाए एंड उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लेकर आए ताकि वो लोग भी अपना जो भी स्किल है, एबिलिटीज है, उसको डेवलप कर पाए अच्छे से एंड दे कैन लीड अ बेटर लाइफ। So that's it for today guys. I hope you liked the video. So yeah, that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।